बंद दरवाजा, वसीयत और वह अजनबी। एक गहरा रहस्यमयी का महीना बीत रहा था, लेकिन पहाड़ों पर बसे शाहपुर कस्बे में मौसम का मिजाज एकदम अलग था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ थे जो शाम के धुंधलके में किसी काले साए की तरह नजर आ रहे थे। आसमान में दोपहर से ही काले घने बादलों का डेरा था और अब धीरे धीरे कोहरा ढलानों से उतरकर सड़कों पर फैलने लगा था। दलजीत ने अपनी पुरानी एसयूवी गाड़ी के हेडलाइट्स की तेज रोशनी में सामने देखा। एक विशाल लोहे का जंग लगा हुआ फाटक उसका रास्ता रोके खड़ा था। फाटक के पीछे घने पेड़ों के बीच आधी छिपी हुई थी एक आलीशान लेकिन बेहद सुनसान हवेली दिखाई दे रही थी। गाड़ी का इंजन बंद करते ही एक गहरा डरावना सन्नाटा चारों तरफ फैल गया, जिसे सिर्फ दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं की सरसराहट और कभी कभार किसी जंगली परिंदे की आवाज ही तोड़ पा रही थी। यह हवेली दलजीत के दादाजी स्वर्गीय पंडित वीरूनाथ की थी। पिछले 19 सालों से इस हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था और कस्बे के लोग इसके पास से गुजरने में भी कतराते थे। दलजीत एक उभरता हुआ लेखक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। वो अपनी नई सस्पेंस थ्रिलर किताब के लिए एक ऐसी एकांत और शांत जगह की तलाश में था जहां वह बिना किसी बाहरी दुनिया के दखल के पूरी शिद्दत से लिख सके। उसके मैनेजर ने उसे कई होटलों के विकल्प दिए थे, लेकिन दलजीत को लगा कि अपने दादाजी की इस पुरानी पुश्तैनी हवेली से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। गाड़ी से उतरकर दलजीत फाटक की तरफ बढ़ा। भारी जंजीरों को हटाकर उसने जैसे ही मुख्य दरवाजे को पीछे धकेला, एक रूह कपा देने वाली चरमराहट की आवाज गूंज उठी। मानो बरसों से कोई हुई सोई हुई यह हवेली अचानक जाग गई हो। अंदर कदम रखते ही धूल, सीलन और पुरानी लकड़ी की एक भारी अजीब सी महक दलजीत के नाक से टकराई। हॉल के ठीक बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल का झूमर लटका हुआ था, जिस पर अब मकड़ियों ने अपना जाला बना बुन लिया था। दलजीत ने अपनी हैलोजन टॉर्च जलाई और पूरे घर का मुआवजा करने लगा। इस हवेली की बनावट ब्रिटिश जमाने की थी। ऊंची छतें, नक्काशीदार खंबे, बड़ी बड़ी खिड़कियां जिन पर भारी मखमली पर्दे लटके थे और दीवार पर टंगे पुरखों के धुंधले पड़ चुके थे तैल चित्र, ऑयल पेंटिंग्स। उन तस्वीरों में बने चेहरों की आंखें ऐसी थी मानो वो दलजीत की हर हरकत पर नजर रख रही हो। सब कुछ सामान्य था, धूल की मोटी परतों से ढका हुआ, लेकिन जैसे ही दलजीत सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर के आखिरी छोर पर पहुंचा, वो ठिठक गया। गलियारे के ठीक अंत में एक भारी सागवान की लकड़ी का दरवाजा था। उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पीतल का अनोखा ताला लटका हुआ था। अजीब बात यह थी कि जहां पूरी हवेली धूल से अटी पड़ी थी, उस ताले पर धूल की एक बूंद भी नहीं थी। वह टॉर्च की रोशनी में इस कदर चमक रहा था मानो उसे कुछ ही घंटों पहले किसी ने मखमली कपड़े और तेल से अच्छी तरह साफ किया हो। दलजीत ने हैरान होकर ताले को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसके ठीक पीछे के अंधेरे से एक बारी कांपती हुई बूढ़ी आवाज आई, छोटे साहब उधर मत जाइए, उस तरफ जाना मौत को दावत देना है। दलजीत का दिल दहल गया। उसने झटके से पलटकर टॉर्च की रोशनी सामने मारी। सामने हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां का जाल था और आंखें थरथरा रही थी। वो इस हवेली का पुराना केयरटेकर दयाल काका था। काका, आप तो मुझे डरा ही देंगे, दलजीत ने अपनी तेज होती सांसों को काबू में करते हुए कहा। आप यहाँ कब आए और इस कमरे के बारे में आप ऐसा क्यों कह रही है? यह ताला इतना साफ क्यों है? दयाल काका ने लालटेन की लो को थोड़ा धीमा किया और अपनी कमजोर आवाज में बोले, छोटे साहब, मैं नीचे रसोई की तरफ था, गाड़ी की आवाज सुनकर यहाँ आया। मेरी बात मानिए, इस कमरे की तरफ अपनी आंख उठाकर भी मत देखिए। आपके दादाजी ने 19 साल पहले इस कमरे को खुद अपने हाथों से बंद किया था। उन्होंने मरते समय मुझसे एक ही कसम ली थी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, यह कमरा कभी नहीं खुलना चाहिए। इसकी चाबी तो उसी वक्त उन्होंने कहीं गायब कर दी थी। लेकिन काका दयाल ने उस चमकते हुए ताले की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर चाबी 19 साल पहले गायब हो गई थी और यहाँ कोई आता जाता नहीं, तो इस ताले को रोज कौन साफ करता है?
इस पर तो धूल का एक कण भी नहीं है। दयाल काका का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, मानो उनके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उन्होंने खबर घबरा कर इधर उधर देखा और दलजीत के करीब आकर फुसफुसाए, साहब इस हवेली में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। मैं तो इस गलियारे में दिन के उजाले में भी नहीं आता। यह काम किसी इंसान का नहीं है। यहाँ रात को कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है। मेरी मानिए, अभी गाड़ी उठाइए और शहर लौट जाइए। दलजीत एक पढ़ा लिखा तार्किक सोच रखने वाला नौजवान था। वह भूतों और अंधविश्वासों पर भी यकीन नहीं करता था। उसने दयाल काका को तसल्ली दी, उन्हें नीचे उनके कमरे में भेजा और खुद हॉल के पास वाले एक बेडरूम में अपना सामान सेट करने लगा। रात के 10 बज चुके थे। बाहर अब मूसलाधार बारिश हो गई थी। पहाड़ों में बिजली इस कदर कड़क रही थी मानो आसमान के दो टुकड़े हो जाएंगे। दलजीत ने खिड़की के पर्दे गिराए, अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजीब बात थी, आज उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही चमकता हुआ पीतल का ताला आ रहा था। आखिरकार थकान और सफर की वजह से करीब आधी रात को उसकी आंख लग गई। रात के 4:45 बजे का खौफनाक अलार्म बजा। टिक 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 टिक। एक बहुत ही धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज दलजीत के कानों में गूंजने लगी। दलजीत की आंखें अचानक खुल गई। कमरे में घना अंधेरा था। उसने अपने बिस्तर के पास रखे मोबाइल को उठाकर देखा। स्क्रीन पर समय चमक रहा था। रात के ठीक 4:45 बजे। वह आवाज किसी बहुत पुरानी बड़ी पेंडुलम वाली दीवार घड़ी की चलने की थी। आवाज इतनी साफ और लयबद्ध थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह घड़ी उसके कमरे के अंदर ही ठीक उसके सिरहाने टिक टिक कर रही हो। दलजीत उठकर बैठा और कमरे की लाइट का स्विच दबाया, लेकिन पूरी हवेली की बिजली जा चुकी थी। बाहर केवल बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश का शोर था। दलजीत ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। वो दबे पैर कमरे से बाहर निकला। हवेली का विशाल हॉल इस वक्त किसी खौफनाक गुफा जैसा लग रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि टिक टिक की वो भारी आवाज नीचे से नहीं बल्कि ऊपर पहली मंजिल से आ रही है। वो एक एक सीढ़ी बहुत संभल कर चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके बाहर से वो हल्की सी चरमराहट पैदा कर रही थी, जिससे उसका दिल और तेजी से धड़कने लगता। वो उसी लंबे अंधेरे गलियारे में दोबारा पहुंचा। जैसे जैसे उसके कदम उस बंद कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, टिक टिक का शोर भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा पहिया हवा को चीरते हुए घूम रहा हो। जब दलजीत उस साफ सुथरे ताले वाले दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हुआ तो डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगी। आवाज 100% इसी कमरे के अंदर से आ रही थी। दलजीत ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए हिम्मत जुटाई और अपना दाहिना हाथ कान उस ठंडी पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर टिका दिया। अंदर कुछ बहुत अजीब चल रहा था। घड़ी की आवाज के साथ साथ किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज भी आ रही थी। दलजीत ने आओ देखा ना ताओ दरवाजे को जोर से खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली दरवाजे को छूने वाली थी, अंदर की आवाज एक झटके में पूरी तरह बंद हो गई। एक सेकंड के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। दलजीत ने हड़बड़ाहट में अपने फोन की रोशनी नीचे फर्श पर डाली। जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसके पैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। धूल से भरी उस जमीन पर किसी के जूते के ताजा निशान बने थे। वो निशान सीढ़ियों से आते ही हुए सीधे उस बंद कमरे के अंदर की तरफ जा रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि कमरे से बाहर आने का कोई भी निशान फर्श पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब साफ था, जो कोई भी था वह इस वक्त उसी बंद कमरे के अंदर मौजूद था, जिसका ताला बाहर से बंद था। अगली सुबह जब दयाल काका चाय की ट्रे लेकर आए तो दलजीत की आंखें रात भर न सोने की वजह से लाल थी। उसने बिना कोई भूमिका बांधे दयाल काका का हाथ पकड़ा और उन्हें ऊपर ले गया। उसने फर्श की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां धूल साफ थी।
किसी ने सुबह सुबह उन निशानों को मिटा दिया था। काका, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? दयाल काका ने कड़क आवाज में कहा। रात को ठीक 4:45 बजे इस कमरे से घड़ी की आवाज आ रही थी। कोई इसके अंदर है? दयाल काका ने थरथराते हुए हाथों से चाय की केतली टेबल पर रखी और रोने वाले स्वर में बोले, छोटे साहब, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे क्यों उस पाप में घसीट रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि बड़े साहब की आत्मा आज भी अपने सबसे पसंदीदा चीज की रखवाली कर रही है। आप चले जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। दोपहर के समय दलजीत ने हवेली के बाहर चक्कर लगाने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या उस बंद कमरे की कोई खिड़की बाहर की तरफ खुलती है। हवेली के पिछले हिस्से में घनी झाड़ियों के को पार करते हुए वो उस कमरे की ठीक नीचे पहुंचा। उसने ऊपर देखा। पहली मंजिल पर उस कमरे की एक बड़ी खिड़की थी जिसके कांच काले थे और उस पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी थी। वहां से अंदर जाना या बाहर आना किसी भी इंसान के लिए असंभव था। तभी दलजीत के पैर से कोई चीज टकराई। उसने नीचे देखा, झाड़ियों के बीच एक छोटा सा धातु का टुकड़ा चमक रहा था। उसने उसे उठाया। वह एक पीतल की पुरानी कटी हुई चाबी का हिस्सा था जिस पर वी वीरूनाथ खुदा हुआ था। दलजीत का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इसका मतलब दादाजी ने चाबी गायब नहीं की थी बल्कि उसे नष्ट करने की कोशिश की थी। उसी शाम जब दलजीत ड्राइंग रूम में बैठकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, तभी हवेली के बाहरी मुख्य दरवाजे के नीचे से एक सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे के नीचे के पतले गैप से कोई लिफाफा अंदर सरकाया है। दलजीत बिजली की गति से दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा। उसने झटके से कुंडी कुंडी खोली और बाहर की तरफ भागा। बाहर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई लेकिन पेड़ों के हिलने के अलावा वहां कोई हलचल नहीं थी। जब वह वापस पलटा तो फर्श पर मैले रंग का एक पुराना सीलन भरा लिफाफा पड़ा था। दलजीत ने उसे उठाया और अंदर से एक मोटा कागज निकला। उस कागज पर किसी स्याही से नहीं बल्कि एक तेज धारदार चीज से कुरेद कर अक्षरों को घेरा गया था। उसमें लिखा था, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी जान ले सकती है। दलजीत, जो 19 साल से बंद है उसे बंद ही रहने दो। अगर समय का पहिया पीछे घूमा तो तुम्हारी जिंदगी की घड़ी हमेशा के लिए ठहर जाएगी। आज रात ठीक 3 बजे, 4:45 बजे यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। यह पढ़कर दलजीत के रोंगटे खड़े हो गए लेकिन इस चिट्ठी ने एक बात साफ कर दी थी। यह किसी भूत का काम नहीं था। कोई इंसान था जो दलजीत के नाम से परिचित था, जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और जो किसी भी कीमत पर उसे इस हवेली से दूर रखना चाहता था। दलजीत ने तय कर लिया कि वह डर का कर भागने वालों में से नहीं है। वह इस रहस्य की आखिरी तह तक पहुंच कर रहेगा। रात के ठीक 1:30 बज चुके थे। दलजीत ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। उसने अपने कमरे से एक भारी लोहे का जैकेट उठाया। इसके बाद उसने अपने स्मार्टफोन का वीडियो कैमरा ऑन किया और उसे पहली मंजिल के गलियारे में एक बड़े मिट्टी के गमले में के पीछे इस तरह छुपा दिया कि उस बंद कमरे के दरवाजे और ताले पर पूरी नजर रखी जा सके। खुद दलजीत सीढ़ियों के नीचे लॉबी के मुहाने पर बने गहरे अंधेरे कोने में छिप कर बैठ गया जहां से ऊपर जाने वाले हर आदमी को देखा जा सकता है था, लेकिन वहां बैठे इंसान पर किसी की नजर नहीं जा सकती थी। वक्त जैसे ठहर गया था। हवेली के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि दलजीत को अपने ही दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी लेकिन पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। रात के 2 बजे कोई हलचल नहीं। रात के 2:30 बजे चारों तरफ खामोशी। रात के 2:45 बजे दिलजीत ने अपनी कलाई घड़ी पर रोशनी डाली। सेकंड की सुई जैसे 12 पर पहुंची और घड़ी ने 2 दिखाई। कलीक हवेली के पिछले हिस्से बैकग्राउंड के छोटे दरवाजे के खुलने की बहुत बारीक आवाज आई। दलजीत के शरीर का हर एक रोम सतर्क हो गया। उसने अपनी पकड़ लोहे की रोड पर मजबूत कर ली। अंधेरे में इससे एक लंबी डरावनी परछाई सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उस इंसान ने सिर्फ से पैर तक काले रंग का एक बरसाती
रेनकोट पहन रखा था और उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट के पीछे छुपा हुआ था। उसके कदमों में एक अजीब-सी निश्चितता थी, मानो वो इस हवेली के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हो। वह इंसान बहुत दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे पहली मंजिल के उसी बंद कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया और ठीक उसी पल उस बंद कमरे के अंदर से दोबारा वही भारी आवाज़ गूंजने लगी, टिक, टिक, टिक। दलजीत ने देखा कि उस अजनबी ने अपने रेनकोट की जेब से एक अजीब-सी 3 कोनों वाली पीतल की चाबी निकाली। उसने बहुत सावधानी से उस चमकते हुए ताले में चाबी डाली और घुमाई। एक भारी आवाज आई, खड़ाक, और वह पुराना भारी ताला खुल गया। जैसे ही उस अजनबी ने दरवाजे को धक्का दिया और कमरे के अंदर कदम रखने लगा, दलजीत चीते की तरह फुर्ती से सीढ़ियां लांघता हुआ ऊपर पहुंचा और पूरी ताकत से चिल्लाया, ठहरो, तुम्हारा ख्याल खत्म हो चुका है। और कौन हो तुम? वो अजनबी बुरी तरह चौंक गया। उसने पलटकर दलजीत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दलजीत पहले से तैयार था। दलजीत ने अपने लोहे की रोड पूरी ताकत से उस आदमी के पैर पर दे मारी। एक करा के साथ वह अजनबी कमरे के अंदर फर्श पर गिर पड़ा। दलजीत ने बिना समय गवाए कमरे के अंदर कदम रखा और दीवार पर लगे पुराने स्विच बोर्ड को टटोला। दलजीत ने शाम को ही हवेली के पुराने जनरेटर को ठीक करके इस कमरे की वायरिंग को चालू कर दिया था। जैसे ही उसने स्विच दबाया, पूरा कमरा दूध या रोशनी से नहा गया। धुंध या रोशनी से नहा गया और जो कुछ दलजीत की आंखों के सामने था, उसे देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जमीन पर दर्द से छटपटाते हुए उस अजनबी का रेनकोट का हुड जैसे ही दलजीत ने पीछे खींचा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि दयाल काका का इकलौता बेटा सुमित था, जो शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन असली सस्पेंस सुमित नहीं था, बल्कि वह पूरा कमरा था। वह कमरा कोई बेडरूम या स्टोर रूम नहीं था, वह एक अत्याधुनिक हाईटेक लाइब्रेटरी और कंट्रोल रूम जैसा दिख रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच एक आदम कद ह्यूमन साइजड प्राचीन और अद्भुत घड़ी रखी थी। उस घड़ी के सारे गियर, चक्कर और पेंडुलम असली सोने और चांदी के बने थे, जिस पर बेहद कीमती हीरे जड़े हुए थे। वही घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। कमरे की दीवारों पर दलजीत के दादाजी पंडित वीरूनाथ की असली वसीयत के पन्ने फ्रेम करके टांगे गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे के एक ही हिस्से में 3 बड़ी-बड़ी कंप्यूटर स्क्रीनें लगी थी। जब दलजीत ने उन स्क्रीनों पर देखा तो उसका खून जम गया। उन स्क्रीनों पर दलजीत के शहर वाले फ्लैट के बेडरूम, उसके बैंक अकाउंट की पल-पल की डिटेल्स और यहाँ तक कि उसकी गाड़ी की लाइव जीपीएस ट्रैकिंग का डाटा चल रहा था। सुमित, यह सब क्या बकवास है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे दादाजी की वसीयत और यह हाईटेक सिस्टम यहाँ क्यों है? दलजीत ने सुमित की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से घिसाने घिसाते हुए पूछा। सुमित ने दर्द से कराहते हुए और डर से कांपते हुए कहा, हाथ जोड़े। दलजीत भैया, मुझे मारना मत, मैं सब सच बता देता हूँ। आपके दादाजी पंडित वीरूनाथ कोई साधारण इंसान या गणितज्ञ नहीं थे, वह अपने जमाने की एक जीनियस थे। उन्होंने इस हवेली के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा गुप्त तहखाना बनाया था, जिसमें करोड़ों रुपए की पुश्तैनी, हीरे जवाहरात और अष्ट धातु की मूर्तियां छुपी है। तो इस घड़ी और रात के 4:45 का क्या कनेक्शन है? दलजीत ने चिल्लाकर पूछा। दलजीत भैया, आपके दादाजी ने इस प्राचीन घड़ी के भीतर एक बहुत ही जटिल मैकेनिकल टाइम लॉकर सेट किया था। यह घड़ी पूरे 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ रात के ठीक 4:45 केवल 5 मिनट के लिए एक विशेष गियर पोजीशन पर आती है, जिससे नीचे जाने वाले तहखाने का गुप्त दरवाजा खुलता है। अगर किसी और समय इस तिजोरी को कन या बारों से तोड़ने की कोशिश की जाए तो इसके अंदर फिट किया गया डेंजरस एसिड एक्टिवेट हो जाएगा और सारे हीरो को पल भर में पिघला कर कोयला बना देगा। सुमित ने हाँफते हुए आगे कहा, मेरे पिता दयाल काका बिल्कुल निर्दोष है, उन्हें इस हाई टेक सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी वैसियत से के कोरस को कोरस और को डिकोड करने के लिए की थी। मैं पिछले 7-8 महीनों से हर रात यहाँ गुपचुप आ रहा हूँ था और रोज रात को 5 मिनट के लिए तिजोरी खोलकर थोड़े थोड़े हीरे
निकाल कर शहर में बेच रहा था। जब मुझे पता चला कि आप यहाँ अपनी किताब लिखने आ रहे हैं, तो मैं डर गया कि कहीं मेरा पाना ना फूट जाए। इसलिए मैंने ही इस ताले को साफ रखा था। रात को जानबूझकर घड़ी का साउंड सिस्टम चालू किया और आपको डराने के लिए वह खौफनाक चिट्ठियां लिखी ताकि आप इसे भूत या हवेली समझकर हमेशा के लिए भाग जाए। आपके सिस्टम को हैक करके मैं आप पर नजर रख रहा था। दलजीत ने गहरी सांस ली। जिस रहस्य को वह कोई अलौकिक या रूहानी ताकत समझ रहा था, वह दरअसल आधुनिक तकनीक, पुश्तैनी याकूत, दौलत और एक शातिर दिमाग इंसान के लालच का बुना हुआ जाल था। दादाजी ने वह कमरा इसलिए बंद किया था ताकि कोई गलत हाथों में यह दौलत ना जाए, लेकिन सुमित ने उसकी वसीयत के गणित को क्रैक कर लिया था। दलजीत ने तुरंत अपने फोन से लोकल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को फोन लगाया, जो आधे घंटे में पुलिस बल के साथ हवेली पहुंच गए। सुमित को हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया और उस गुप्त खजाने को सरकारी निगरानी में ले लिया गया। अगली सुबह जब पहाड़ों पर सूरज की पहली सुनहरी किरणें पड़ी तो कोहरा पूरी तरह चढ़ चुका था। दलजीत अपनी हवेली की बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर उसकी नई किताब का टाइटल चमक रहा था। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सच्ची सस्पेंस कहानी मिल चुकी थी और शाहपुर की उस हवेली का बंद दरवाजा अब हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।